हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी स्टार्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड टॉपिक, सेकंड नोट, सेकंड लेक्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेयर इज एप्लीकेबल और नॉट, इसके डिफरेंसेस क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें सिमिलैरिटी क्या होती है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये सब हम डिस्कवर करेंगे उनके ग्राफ के साथ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कूलम लॉ। अगर आप क्लास 12th के बोर्ड्स देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं क्या होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को जानते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्स लॉ कहता क्या है। कूलम्स लॉ आपने क्लास 11th में आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल लॉ था, सेम टू सेम कूलम्स लॉ है। वहाँ ग्रेविटेशनल लॉ कहता था कि मासेस के प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यहाँ पे भी सेम टू सेम है, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ बस थोड़ा सा फर्क आता है हमारे पास, जिसमें बताते हैं एफ इक्वल्स टू Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें, हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, बस इसी बात को बताता है कूलम्स लॉ। आप इसमें लिखा क्या ये पढ़ते हैं ध्यान से। द मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 and Q2 means charge 1 and charge 2 is directly proportional to force, and the its product is directly proportional to the force, and it is inversely proportional to square root of the distance। मतलब डिस्टेंस का, इनके बीच की दूरी का स्क्वायर रूट इसका इन्वर्स है। मतलब ये आपका रिलेशन बनता है। अब f हटाते हैं, अगर हम कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास ये बनता है कि f इक्वल्स टू के Q1/Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा होता है फाइनल फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ इक्वल्स टू के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1/Q2 अब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही है इसकी एप्लीकेशन। आइए जानते हैं इन समय बाकियों का मतलब क्या है। इसमें जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ से हमारी डिनोट की गई है। इसमें वो एक्ट करती है इन्वर्सली। आप देख सकते हैं अगर एक बॉडी ये रही, दूसरी बॉडी ये रही, तो इनके बीच में जो चार्ज होगा, ये उनके बीच की कोई दूरी है आर। इनके अगर बीच का चार्ज निकालेंगे तो ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स इस तरफ लगाएगी, ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स इस तरफ लगाएगी। तो आप देख सकते हैं फोर्स हमेशा अपोजिट रहता है। कभी फोर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता, या अपोजिट रहेगा या एक ही तरफ रहेगा। ये हमें बताता है कि फोर्स जब भी किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो एक एफ करेगा, दूसरा माइनस एफ करेगा। मान लीजिए एफ कर रहा है तो दूसरा माइनस। ये होता है दोनों के बीच का रिलेशन। इसी की बात करते हैं के। इसमें के क्या है, के मतलब दिखाता है कूलम्स लॉ। इसका वैल्यू हमने आपको पिछले उसमें बताया था कि के इक्वल्स टू 1/4 पाई ई। ये ई आप जो समझते हैं एनर्जी या कोई वैसे ई नहीं है। ये ई होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम को दर्शाता है। एमसीएम जिसे कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है ये। इसके आगे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो इसमें ई नॉट हम लोग कहते हैं अगर हम कोई वॉल्यूम वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे किसी इसका इफेक्ट नहीं हुआ। एनसीईआरटी में इसको एयर के लिए भी दिया है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। आइए जानते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें लिख रखा है के इज टू 4 पाई ई नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एम। इफ ई इंक्रीज देन के एंड एफ डिक्रीज। इफ ई इंक्रीज, ये लाइन को अंडरलाइन करने चाहिए। इफ ई इंक्रीज मतलब परमिटिविटी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज तो एफ डिक्रीज हो जाता है, सिस्टम का के भी डिक्रीज हो जाता है। अब पूछे क्यों? क्योंकि ये सब सारे इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। अगर ई बनता है, अगर हम इसका प्रॉपर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है। एफ इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एफ इक्वल्स टू के की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसमें बनेगा Q1/Q2 अपॉन 4 पाई ई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर ई बढ़ा तो फोर्स घटा, अगर ई घटा तो फोर्स बढ़ा। ई के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये रिलेशन का फॉलो करता है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है पर नोट कर लीजिए, या आप इसको खुद डिराइव कर सकते हैं इसके फॉर्मूले की यूज से।
के की वैल्यू जब एयर या वैक्यूम में हम आते हैं तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये होती है के की वैल्यू। अगर फ्री स्पेस में हो, वैक्यूम में हो, तब इसे के की वैल्यू होती है ये। आर होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर होता है। आर स्क्वायर का प्रपोर्शन होता है कि दोनों चीज़ का डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में रहता है। द फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ द चार्ज एंड अपोजिट, मतलब कि फोर्स जब दोनों के बीच में हम अट्रैक्टिव रखना है, अगर ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करे, इस तरफ अट्रैक्ट करे, तो उसमें फोर्स जो चार्ज होगा अपोजिट, ये प्लस ये माइनस तभी अट्रैक्ट करेगा। अगर ये भी प्लस हो जाएगा तो फोर्स उल्टी हो जाएगी। इसमें दिखा रहा है आर कैप। आर कैप आप जानते हो किसी भी और चीज़ के ऊपर अगर कैप लगा दे तो ये उसका यूनिट वेक्टर शो करता है। इसमें हम दिखा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ए चार्ज या कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर बोर्ड्स आप देने जा रहे हो तो बोर्ड्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में आता है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म देना है तो आपने जो नॉर्मल एफ पढ़ा था इसको हम एफ डैश से डिनोट कर रहे हैं। एफ जो पढ़ा था, एफ में अगर आर कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होता है हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आइए जानते हैं उसका मल्टीप्लाई कैसे करें। या आप पूरा फॉर्मूला लिखिए के क्यू अपॉन आर का आर कैप डिवाइडेड बाय आर कैप स्क्वायर। अगर आप ये करो, या दूसरा तरीका भी होता है कि के क्यू वन, इसका फॉर्मूला ऐसे है कि एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ R1 का क्यूब। ये होता है पूरा फॉर्मूला। आपने सोचा फॉर्मूला चेंज हुआ, पर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। इसमें R2 माइनस R1 इसका एक से कट जाता है, तो ये फॉर्मूला हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर यूनिट वेक्टर में ले जाओ तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। आप ये मत करना कि डायरेक्ट इससे ये काट दिया, ये काट नहीं सकते, ये यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मिंग होता है। इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं डायरेक्शन के साथ, यही होता है वेक्टर फॉर्म, इसका डिनोट करता है। अब जानते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या ही सिमिलैरिटी है, क्या ही डिफरेंसेस हैं। तो पहली सिमिलैरिटी होती है इन्वर्स प्रोपोर्शनल लॉ। इन्वर्स प्रोपोर्शनल लॉ क्या शो कर रहा है? इन्वर्स प्रोपोर्शनल लॉ बताता है कि एफ होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है F/r1 r का स्क्वायर। आप अगर Fg मानो, ग्रेविटेशनल फोर्स मानो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ये 1/r² का प्रोपोर्शनल था। Fg में भी 1/r² का प्रोपोर्शनल था। जब हम Fe मानते हैं तो Fe में भी 1/r² का प्रोपोर्शन था। ये हमारा सिंबल बताता है, जो ये बता रहा है कि हमेशा इन्वर्स में रहता है। स्क्वायर लॉ बताता है, इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ से हम डिनोट करते हैं। ये हमेशा एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग, मतलब कि एक सेंटर ये रहा, एक ऐसा फोर्स हमेशा इस लाइन के हमेशा बीच में एक्ट करेगी, मतलब कि इधर से लेके इधर तक। आप ये नहीं कर सकते फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है। फोर्स हमेशा इसी स्ट्रेट लाइन में ही लगेगी। यही होता है जब दोनों के सेंटर जिस पॉइंट से जुड़े हैं उसी से हमेशा फोर्स लगती है। अब जानते हैं डिफरेंस क्या होता है आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस होता है, आप ग्रेविटेशन, कोई एक ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल करते हैं, तो ये इस बात को फॉलो नहीं करता, मतलब कि अट्रैक्टिव नेचर भी शो करता है, रिपल्सिव नेचर भी शो करता है। आप ग्रेविटेशन में बात करें तो ग्रेविटेशन इंडिपेंडेंट होता है मीडियम का, मतलब आप अर्थ पे रहो, कहीं भी रहो, आप कोई भी दो मास रहेंगी, वो दो मास ऑटोमेटिक अपने आप को ही अट्रैक्ट करेंगी। ये होता, उनको मीडियम से डोनेट नहीं करता, मीडियम उनके पावर को घटा नहीं सकता, वो एक कांस्टेंट है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स को इसलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे Fg, तो ये डिपेंडेंट ऑन मीडियम होता है। एयर में इसकी वैल्यू कुछ और रहती है, वैक्यूम में कुछ और रहती है। एयर और वैक्यूम में बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसे अप्रॉक्स सेम मानते हैं। पर अगर और किसी मीडियम में जाएंगे तो इसकी वैल्यू बहुत घट जाए, वाटर में जाओ तब इसकी मीडियम बहुत घट जाती है। वैसे ही अलग अलग मीडियम में इसका अलग अलग पावर या फोर्स रहता है, इसलिए ये डिपेंडेंट मीडियम जैसा रहेगा उस हिसाब से इसका नेचर रहता है। हाईएस्ट देखा जाता है वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या एयर में। एयर में अप्रॉक्स देखा जाता है, वरना वैक्यूम या फ्री स्पेस में ही देखा था। अब ऑप्शन आए तो आप वैक्यूम या फ्री स्पेस को ही क्लिक करना, अगर एयर भी उसमें जुड़ा हो तो उस पर भी मार सकते हैं।
अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक स्मॉल क्वांटिटी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आप देख रहे हो ऐसे 6.67 ऊपर से 10⁻⁻11, ये इतनी छोटी क्वांटिटी है। आप 0.00000000677 कुछ इतनी की अप्रॉक्स इसकी पावर है। इतनी छोटी वैल्यू है, मतलब कि इतनी छोटी वैल्यू कि आप अपने मस्कुलर फोर्स से भी ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ सकते हैं। पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब पावर देखते हैं 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, मतलब कि इसके अप्रॉक्स जानेंगे तो अप्रॉक्स में इसका ले जाएँ तो 9,000, 100,000, 10,000, लाख, कम से कम 7 जीरो उसके आगे जोड़ दो तो इतनी बड़ी इसकी पावर रहती है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए इसकी पावर में, इसकी क्वांटिटी में, फोर्स में बहुत डिफरेंस आता है। यही था हमारा बस छोटा सा लेक्चर। हम आगे इसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे या किसी और दूसरे टॉपिक हम देखेंगे। इसलिए थैंक यू।